युद्ध का नतीजा क्या निकलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन पिछले दिनों यूक्रेन के रूस में घुसकर किए गए अटैक ने पुतिन को मानो छेड़ दिया है, उकसा दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर एक रात में इतनी बमबारी की जितनी पिछले 3 साल में कभी नहीं हुई। पुतिन ने यूक्रेन पर एक रात में करीब 500 ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि इनमें से सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को उसने मार गिराया, यानी कि निष्क्रिय कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन यूक्रेन को इस हमले में कितना नुकसान पहुंचा, जेलेंस्की ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जेलेंस्की भले ही इस बारे में कुछ ना कहें, लेकिन रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में भारी नुकसान तो हुआ है। पुतिन जिस तरह से यूक्रेन पर बमों की बरसात कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि यूक्रेन ज्यादा दिन तक रूस का सामना नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर अमेरिका की ओर से उसे हवाई और सैन्य सहायता मिलती रही तो बात कुछ और है, लेकिन अमेरिकी नीति की अनिश्चितता संदेह पैदा कर रही है। और सवाल यह भी, जो जंग महाजंग में तब्दील हुई है, अब आगे किस दिशा में जाएगी। बदले की आग, पुतिन का भड़का दिमाग। यूक्रेन में कयामत की रात, रूस ने की बमों की बरसात। 500 ड्रोन मिसाइलों से हमला, आधी रात यूक्रेन दहला। जेलेंस्की पर पुतिन का क्रोध, अभी पूरा नहीं हुआ प्रतिशोध। पुतिन का दम, यूक्रेन में बरसे बम। बदले की आग में जल रहे पुतिन का क्रोध चरम पर पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है आपे से बाहर हुए रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने पर तुले हैं। पिछले 100 घंटों से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भीषण हो गया है। यूक्रेन ने जब रूस में घुसकर ड्रोन अटैक किया तो पुतिन के बर्दाश्त के बाहर हो गया। आग बबूला हुए पुतिन ने आधी रात को यूक्रेन पर करीब 500 ड्रोन और मिसाइलों से धावा बोल दिया। पिछले एक हफ्ते से जारी रूस के हमले का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया है कि एक रात में रूस का बड़ा ड्रोन हमला, 479 ड्रोन और 20 मिसाइलों से हमला। यूक्रेन के कई हिस्सों में दागी गई मिसाइलें। रूस ने मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों को बनाया निशाना। पिछले महीने यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किए थे। ये ड्रोन अटैक रूस के अंदर से ही एयरबेस के करीब से किए गए थे। इनमें कुछ एयरबेस यूक्रेनी सीमा से 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर थे। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद से ही रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से आक्रामक है। रूसी एयरबेस पर हुए हमले के बाद यूक्रेन पर आधी रात को हुआ हमला काफी बड़ा माना जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने रूस के ज्यादातर ड्रोन मिसाइल मार गिराए। 270 ड्रोन और 19 मिसाइलों को मार गिराया। रूस के ड्रोन मिसाइल हवा में ही नष्ट किए। 10 ड्रोन या मिसाइल ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। हमले में एक शख्स घायल हुआ। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना के इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है। उधर रूस ने भी अपने क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने रूस के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन के 49 ड्रोन 7 अलग अलग क्षेत्रों में मार गिराए। वोरोनिश क्षेत्र में 25 ड्रोन मार गिराए। इससे गैस पाइपलाइन को नुकसान, आग भी लगी। चुबाशिया में 2 यूक्रेनी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लांट से टकराए। मॉस्को से 600 किलोमीटर पूर्व में है चुबाशिया। रूस के भीषण हमलों से यूक्रेन के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के हमलों में हुए नुकसान के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन भीषण जंग के बीच सोमवार को रूस और यूक्रेन के कुछ कैदियों की अदला बदली जरूर हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कैदियों की अदला बदली को संभव बनाने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया है। आज इस्तांबुल में सहमत कैदियों की अदला बदली का पहला चरण शुरू हो गया। इसके बाद और चरण होंगे। कम से कम रूसी पक्ष के साथ इस पर चर्चा हुई। मैं इसे संभव बनाने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने जून के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर भी एक बैठक की। कोई भी बैठक खोखली नहीं होनी चाहिए। अगर यह हमें कूटनीति के माध्यम से युद्ध को समाप्त करने के करीब नहीं लाती है, तो इससे हमारी रक्षा, हमारे सक्रिय अभियानों को मजबूत करने या रूस पर दबाव बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए। मैं अपने योद्धाओं को उनकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद देता हूँ। पोक्रोवस्क दिशा में, कुर्स्क ऑपरेशन क्षेत्रों में और सुमी क्षेत्र में सीमा पर सबसे तीव्र लड़ाई जारी है। रूसी रणनीति हर जगह एक जैसी ही है। नुकसान को नजरअंदाज करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन यह संभावना अनंत नहीं है। हताहतों का एक निश्चित स्तर और हमारी कार्रवाइयां उनकी प्रगति में बाधा डाल सकती हैं और डालती भी हैं। यूक्रेन बेशक पिछले 3 साल से अधिक समय से रूस के सामने टिका है, लेकिन उसकी स्थिति रूस के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर कमजोर है।
यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में हवाई सुरक्षा और सैन्य सहायता में पश्चिमी सहयोगियों की मदद की जरूरत है, लेकिन अमेरिका की ढुलमुल नीति से यूक्रेन को थोड़ी मायूसी भी है। अमेरिकी नीति की अनिश्चितता ने कीव को मदद मिलने पर संदेह पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। युद्ध भीषण हो रही है। यूक्रेन पर एक के बाद एक कई वार हुए हैं। पुतिन के निर्देश पर यह सब कुछ हो रहा है और जिस तरीके से यूक्रेन तबाही झेल रहा है, सवाल ये कि आगे होगा क्या। मेरे साथ में बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर विंग कमांडर रिटायर्ड एस सुधाकरण जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर महेश सचदेव जी हैं, पूर्व राजनयिक के तौर पर, और दिलीप चेरियन जी हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच की ये जंग महाजंग में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, ब्रजेश सर आपको क्या लग रहा है? यूक्रेन टिका तो हुआ है, लेकिन बाकी देशों के सपोर्ट की वजह से अगर कोई पीछे हाथ खींचता है तभी ये युद्ध रुक सकता है, या फिर ज़ेलेंस्की घुटने टेक सकते हैं, और जो अभी तो दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे हैं। रचना जी, ये लड़ाई जमीन पे तो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है, मगर एक्चुअल टर्म्स में ये है पुराने कोल्ड वॉर के जो दो विपक्ष थे, नेटो और वॉर्सो पैक्ट कंट्री, जो कि टूट गया, उसके बीच में है। और ये लड़ाई तो जब शुरू हो गई है, एक तरफ तो सुपर पावर रहा रशिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है, और दूसरी तरफ में एक कंपैरेटिवली यूरोप के हिसाब से तो बड़ा देश था, लेकिन रशिया के मामले में बहुत छोटा। ये लड़ाई करीब 3 साल 5 महीने को आ गई और अभी तक चल रही है। ये देखें कि दोनों तरफ से उनके पास में नौजवानों की कमी हो गई है लड़ने की। आंकड़े अगर हम लें थिंक टैंक के द्वारा जो बताए जाते हैं, तो रशिया ने करीब 10 लाख सैनिक या हताहत हुए हैं या इंजर्ड हैं, और वही तुलना यूक्रेन की करें तो कहते करीब 6 लाख उनके सैनिक हताहत हुए हैं या इंजर्ड। ये बहुत बड़ा है, बिकॉज ये प्रोडक्टिव एज के ग्रुप के लोग होते हैं, 20 से लेके 35 साल के। ये कब तक लड़ेंगे? और ये नजर भी आ रहा, रशिया के पास में उनको सहायता देने के लिए आज के दिन में करीब 14,000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स हैं, फाइटिंग फोर्स हैं, रेगुलर आर्मी के। उसके अलावा भी उन्होंने चेचन आर्मी और पहले वागनर आर्मी का भी सहयोग। यूक्रेन को ये तो बढ़त नहीं मिल पाई है, कुछ सैनिक तो नहीं मिल पाए किसी देश के, लेकिन कुछ उनकी तरफ इरेगुलर जरूर हिस्सा ले रहे होंगे इतने सारे। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ पीस वार्ता का, करीब 5 महीने से चल रहा है, जब से क्या कहते हैं ट्रंप साहब ने मोर्चा संभाला है अमेरिका में, वो उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये चूंकि समस्या थोड़ी जटिल है, इतना डिस्ट्रस्ट रहा है पुराना नेटो के बीच में और रशिया के बीच में 1945 से लेके आज तक, तो उसका समाधान भी होना उतना थोड़ा टेढ़ा लगता है। अगर हम ये देखें कि अभी तक पीस रहा है, 75-78 साल पीस रहा है, तो स्वाभाविक है अगर पीस रहा है और टूट रहा है, तो उसको सीमेंट करने के लिए, उसको मरम्मत करने के लिए कुछ और भी नई चीजें करनी पड़ेगी, बिकॉज उन दिनों से आज तक बहुत सारा पानी डैन्यूब में और वोल्गा में बह चुका है। तो ये जो लड़ाई है हम अभी देख रहे हैं, आर्मी की देख रहे हैं, एयरफोर्स की देख रहे हैं, ड्रोन्स मिसाइल की देख रहे हैं। एक साइलेंट सर्विस भी है जो रशिया का बहुत पोटेंट है, उसके बारे में मैं भी थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। वो है रशिया की नेवी। रशिया की नेवी चीन और अमेरिका के बाद में तीसरी सबसे बड़ी नेवी है पूरे वर्ल्ड। और इसकी खाली खासियत ये रही है कि इसके जो बड़े बेड़े जो हैं, नॉर्दर्न बेड़ा और ईस्टर्न बेड़ा, जो फ्लीट कहते हैं, वो कोल्ड वाटर बेड़ा है। वहां पे 5-6 महीने तक वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो बचा क्या फिर? बाल्टिक सी, और ये जो हमारे यहाँ इनकी जो लड़ाई चल रही है ब्लैक सी, इनके ब्लैक सी फ्लीट और बाल्टिक, और एक छोटा फ्लोटिला है उनके पास में, क्या कहते हैं, कैस्पियन सी। अभी हम देखते हैं जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये क्रीमिया के कंट्रोल के ऊपर में, ये ओडेसा पोर्ट के कंट्रोल के ऊपर में बहुत लड़ाई हो रही है।
और कहानी ये रही कि 2 साल पहले रशिया का जो फ्लीट था, जो फ्लीट लीडर था मॉस्कोवा, उसको विध्वंस कर दिया था क्या कहते हैं यूक्रेन ने। और तब से यूक्रेन ने उसके ऊपर दबाव बढ़ा के रखा हुआ है, और एक ही रास्ता जाता है रशियन मेनलैंड से क्रीमिया के ऊपर में कर्च ब्रिज, उसको भी तोड़ते फोड़ते रहते हैं। दूसरी एक और विडंबना देखिए रशिया की, उनका एक स्क्वाड्रन मेडिटेरेनियन के लिए सीरिया के एक पोर्ट में लगा रहता था। अब सीरिया का तख्ता बदली हो गया है, तो वो भी हमको फ्यूचर को पता नहीं कि मेडिटेरियन में रशिया की जो है फ्लीट है वो रहेगी कि नहीं रहेगी, या स्क्वाड्रन है कि रहेगा। अभी जो आपने बताया कि दूर दूर तक अभी युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, रूस की जो ताकत है उसका भी जिक्र कर लिया, लेकिन सवाल ये कि अभी ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी है। इधर यूक्रेन के 50,000 से ज्यादा सैनिकों को ब्रिटेन ट्रेनिंग की बात कर रहा है, यानी युद्ध अभी और ज्यादा विध्वंसक होगा। और सुधाकरण जी, अगर ऐसा होता है तो सॉल्यूशन क्या आपको नजर आ रहा है? यानी ये युद्ध की स्थिति ऐसी ही चलती रहेगी, दोनों देशों में तबाही होगी, बाकी देशों पर जो प्रभाव है वो चलता ही रहेगा? पहले तो इस युद्ध को दो देशों की युद्ध बताना गलत है। ये युद्ध है ऑब्वियस सी बात है, रशिया बाकी और जो देश नेटो के सपोर्ट कर बीच। रहे हैं वो भी सीधे सीधे टकराव है, टक्कर है। रशिया और नेटो के बीच। ये आपको ज़ेलेंस्की और जब ट्रंप का मुलाकात हुआ था तो ट्रंप ने खुला जिक्र किया था कि जब तक मैं तुम्हारे पीछे हूं तब तक तुम्हारा जंग चलता रहेगा। तो ये हमें भी समझना जरूरी है, वरना हम ऐसे टीवी डिबेट में भी यही बोलते रहेंगे रशिया यूक्रेन चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है। ये लोगों को गुमराह करने के बराबर है। दूसरी चीज, ये लड़ाई, ये जंग क्यों हो रही है और ये जंग इतना देर क्यों चल रहा है? क्योंकि नेटो वहां पे है। ये लगभग बराबरी भी नहीं बोल सकता हूं, नेटो का पलड़ा इसमें भारी है। बेशक वो चुपके वार कर रहे हैं, इसलिए उनके सारे जो औजार हैं, जो हथियार हैं, वो जंग में बाहर नहीं निकले हैं। उनका मूल मकसद ये है कि रशिया को किसी तरह से वीकन करने का। जितना लंबा ये जंग जारी रहेगा, यूक्रेन की तो तबाही होगी ही होगी, जिसका उनको कोई लेना देना नहीं है। वो यही देख रहे हैं कि ठीक है, वो पहले सोवियत संघ का एक पार्ट था, तो अभी उसमें वहां पे अगर हमने सैक्रिफाइस कर दिया तो कर दिया। लेकिन उनको उसमें से हासिल ये हो रहा है कि रशिया को ऐसे चोट पहुंच रहा है जिससे रशिया अगले 50-100 साल तक ऊपर आ नहीं सकता, और शायद हमेशा हमेशा के लिए वो विश्व में 10वीं या 15वीं शक्ति बन के रह जाएगी। तो ये उनका मूल मकसद है। ये सुधाकरण जी, आप अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा। एक बड़ा अपडेट आ रहा है, एक बड़ा अपडेट है जो कि सर्वर डाउन होने को लेकर है। चैट जीपीटी से जुड़ा ये मामला है। एक बार दर्शकों को ये अपडेट दे दें, वापस से अपनी बड़ी खबर पर लौटेंगे। चैट जीपीटी डाउन हो गया है, यूजर्स मोबाइल और वेब पर इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। चैट जीपीटी ग्लोबल लेवल पर डाउन हुआ है। इसमें भारत, अमेरिका समेत कई देशों में जो इसकी सर्विसेज हैं वो अब बाधित होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी आपने देखा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म सर्वर डाउन होने के चलते लोग एक्सेस नहीं कर पाते, लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, और अभी चैट जीपीटी डाउन होने की खबर है। मोबाइल और वेब दोनों में ही ये दिक्कतें आ रही हैं, और ये ओवरऑल देश नहीं बल्कि विश्व में देखने को मिल रहा है। यानी कि भारत, अमेरिका समेत कई ऐसे देश हैं जो इस सर्विस को अवेल अभी नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। चैट जीपीटी डाउन हो गया है, फिर चाहे आप वो मोबाइल में इस्तेमाल कर लें या फिर आप वेब में इस्तेमाल कर लें। चैट जीपीटी डाउन होने से लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है। आजकल के जब भागदौड़ की जीवन में चैट जीपीटी का इस्तेमाल कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट भी कर रहे हैं, ऑफिस जाने वाले लोग भी कर रहे हैं। ऐसे में चैट जीपीटी का डाउन होना ये एक बड़ा ड्रॉबैक भी है, एक बड़ा नुकसान भी है, और लोगों को इससे असुविधा ऑब्वियस सी बात है कि हो रही है। भारत, अमेरिका समेत अलग अलग देशों में अभी चैट जीपीटी के सर्वर के डाउन होने की खबर है। लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, यानी चैट जीपीटी के जरिए जो मदद लेते रहे हैं, खासतौर से युवा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो अभी नहीं हो रहा है। सैकड़ों, हजारों और लाखों में हम कह सकते हैं इसके जो यूजर्स हैं वो अभी इस परेशानी को झेल रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हो या इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, ये अलग अलग ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह की परेशानी
सर्वर बाधित होने के चलते झेलते हैं और जो यूजर्स होते हैं उनको ये बड़ी परेशानी होती है। अब चैट जीपीटी के डाउन होने की खबर है और यूजर्स के लिए ना तो मोबाइल में ये एक्सेस हो पा रहा है, ना वेब में एक्सेस हो पा रहा है, और ग्लोबली इसके डाउन होने की खबर है। ग्लोबल लेवल पर जो सर्वर है वो डाउन हो रहा है और लोग इसका इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे हैं। चैट जीपीटी के डाउन होने को लेकर, सर्वर डाउन होने को लेकर आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। वापस से अपनी बड़ी खबर पर लौटते हैं। बड़ी खबर जो हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर, और रूस यूक्रेन का युद्ध कैसे और ज्यादा भीषण हो गया है ये अपने दर्शकों को हम बता रहे थे, क्योंकि पुतिन के निर्देश पर यूक्रेन पर एक ही रात में 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। बड़ी तबाही है। सुधाकरण जी, आप अपनी बात पूरी कर लें प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि जहां तक पुतिन का सवाल है, पुतिन को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये लड़ाई उसके और यूक्रेन के बीच नहीं है, और इसीलिए वो लड़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन तो एक बीच में एक जो वहां पे जो कठपुतली सरकार जो अमेरिकन डीप स्टेट द्वारा वहां पे एस्टैब्लिश किया गया था पोस्ट 2014, तो ये तब से चला रहा है, जिसके रिस्पांस में पुतिन ने क्रिमिया पे हमला करके उसको अपने ओर शामिल कर लिया था। अब अगर मैं ये आपको पूछूं कि अगर वो वेस्ट इंडीज या क्यूबा जैसे कंट्री में अगर रशिया जाके अपने मिसाइल्स रख दे या अपना सिक्योरिटी कवर दे दे, अमेरिका बिल्कुल उसको मंजूर नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका भी वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे अभी पुतिन व्यवहार कर रहा है। ये बहुत आसान है ये कहना कि यूक्रेन के खुद के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, कि वो उसके पास ये राइट्स है कि वो कहीं पे भी चूज कर सकता है, लेकिन देखिए राइट्स के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है हर राष्ट्र का। उसको ये समझना चाहिए कि उसके नेबर कौन है और वो किसके साथ मिल सकता है। अगर वो नेबर ये देख रहा है कि तुम मेरे एनिमी के साथ मिल रहे हो, तो वो उसको एक दूसरे तरीके से देख सकता है, और ये जंग बिल्कुल एक, और इसीलिए हो सकता है ना कि पुतिन पिछले दिनों इसीलिए भड़के हों, क्योंकि यूक्रेन ने भी बड़ी तबाही रूस में अलग अलग वक्त पर जो हमले किए हैं उसमें की है बड़ी तबाही रूस में, और इसीलिए पुतिन अब और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं गुस्से में आकर, और अब तक यूक्रेन पर जो सबसे बड़ा हमला है उसके होने की जानकारी मिल रही है। महेश सचदेव जी, अगर इसे ग्लोबली देखें, जैसा हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें नेटो का सपोर्ट इस लड़ाई को, इस जंग को महाजंग में तब्दील कर रहा है, ये और ज्यादा एक्सपैंड होगा। सवाल ये भी होता है कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट तो नहीं? मैं नहीं समझता कि ये तृतीय विश्व युद्ध की आहट है। इसके कई कारण हैं। अगर अभी 3 साल में इस तरह की कोई बात नहीं हुई है तो आगे भी ऐसे होने की संभावना कम है। इस समय लड़ाई जो है वो कुछ तो मूछ की लड़ाई है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई है रूस की तरफ से अगर देखा जाए तो। जिस तरह से 1 जून को ड्रोन अटैक रूस के दूर दराज के वायुसेना के केंद्रों पर हुए थे, उसने 2-3 चीज़ें पुतिन साहब को दर्शाई हैं या उनको खोखला बताया है। पहली बात तो वो ये जो अटैक किए गए थे ये यूक्रेन की जासूसी संस्था SBU की तरफ से किए गए थे, और अंदर तक इन हवाई अड्डों के करीब तक जा करके फिर क्वाड्राप्टर जो कि 4 पंखों वाले ड्रोन्स होते हैं छोटी अवधि के लिए, छोटी दूरी के लिए, वो छोड़े गए थे। तो आप जानती हैं कि पुतिन खुद जासूसी संस्था KGB या FSB से आते हैं, और ये उनके लिए बड़ा एक अपमानजनक तथ्य है कि उनकी जासूसी संस्था इसको इतने बड़े कांड को नहीं रोक पाई। 4000 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन के क्वाड्रिकॉप्टर पहुंच गए। दूसरा, जो कि जिस बेड़े को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्बर्स हैं, जिसके ऊपर पुतिन साहब ने व्यक्तिगत तौर पर
काफ़ी उसके बारे में महत्वाकांक्षा रखी है। उनका ये जो जोर रहा है मिसाइल के साथ साथ इस तरह के बॉम्बर्स पर भी रहा है जो कि परमाणु शस्त्र ले जा सकते हैं। और इसके तीसरा जो पहलू होगा वो ये होगा कि जनता में रूस के पुतिन साहब ने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक सीमित युद्ध है और इस युद्ध का को हम पूरी तरह से उसको करने में या वेज करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। आर्थिक व्यवस्था के तौर पर या सामाजिक परिस्थितियों के तौर पर कोई लामबंदी नहीं की गई है या कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। हालांकि रूस के ऊपर 21,000 से ज़्यादा पाश्चात्य देशों के प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन जनता के ऊपर उसका असर नहीं होने दिया है। इन सब के बावजूद अगर ये कांड होता है तो रूस का आपकी आवाज आनी बंद हो गई है सर। एक काम करती हूँ, आगे जो बड़ा अपडेट है वो दर्शकों को दे दें, उसके बाद में मेहमानों का रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं जो बड़ी तबाही की है यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में, जो ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है उसमें जगह जगह तबाही की खबर। रूस और यूक्रेन जंग के बीच में एक बड़ा अपडेट भी जानिए। रूस ने नया ड्रोन तैयार किया है। यूक्रेन पर नए ड्रोन से अटैक करेगा रूस। AI पावर्ड स्ट्राइक ड्रोन V2U तैयार किया गया है रूस की तरफ से। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है। यूक्रेन जो कि रूस की हर एक्टिविटी पर नजर बनाता भी है, जाहिर सी बात है दुश्मन देश है, ऐसे में क्या हथियार इस्तेमाल करेगा, क्या अटैक हो सकता है, तो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है AI पावर्ड स्ट्राइक ड्रोन तैयार किया है रूस ने, और ये बड़ा खतरनाक है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी दावा कर रही है कि अब नए ड्रोन से अटैक की तैयारी रूस कर रहा है, और ये नया ड्रोन रूस ने तैयार किया है यूक्रेन के लिए। खास तौर पर यूक्रेन में बड़ी तबाही के इरादे से AI पावर्ड स्ट्राइक ड्रोन V2U तैयार किया गया है, और इसी के जरिए अब यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी भी है। मेरे साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और उनका हम रुख कर लेते हैं। दिलीप सर, ये जो सिचुएशन अभी की बनी हुई है इसको लेकर क्या लग रहा है? रूस जो टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है, ताकत के मामले में एडवांस्ड है, रूस की सेना दुनिया के ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। क्या लग रहा है, यूक्रेन ने अपनी शामत खुद बुला ली है जो पिछले दिनों अटैक किए गए? और अगर ऐसा होता है आधुनिक हथियारों के साथ जो रूस बार बार हमले कर रहा है, क्या होगा? रचना, मुझे जो लग रहा है कि अगर हम प्योर डिफेंस एनालिसिस से थोड़ा सा हट के देखें, इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो यूक्रेन का स्ट्रेंथ है वो है एक्चुअली टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, AI, इन चीजों पे। तो रूस का भी मेन स्ट्रेंथ वहीं से आता था। जो रूस अब डेवलप किए हैं और उसका खबर जो यूक्रेन दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक नया डेवलपमेंट हो सकता है, पर इससे यूक्रेन को उतना खतरा नहीं है जितना रूस का जो बॉम्बिंग और उनका जो कैपेबिलिटी है और उनका जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसके वजह से यूक्रेन पे बहुत दबाव पड़ रहा है। मेरे ख्याल में यूरोपियन यूनियन, सेकंड पॉइंट ये है कि यूरोपियन यूनियन अभी जो सहायता दे रहे हैं वो आगे से शायद बढ़ गया हो, पर अमेरिकन जो सहायता दे रहा था वो मेरे ख्याल में कम हो चुका है। तीसरी चीज, ये एक ईगो बैटल है जेलेंस्की और पुतिन के बीच में। पुतिन को जेलेंस्की के लेवल पे आने में बहुत डेंजर है इंटरनली भी। वो अभी सोच रहे हैं कि मैंने सारा कंट्रोल कर चुका हूं, मैं अटैक कर रहा हूं, मेरा आक्रमण से वर्ल्ड में सबको दिख रहा है कि यूक्रेन पे कितना दबाव हो रहा है। पर मुझे लग रहा है कि हम जो सोचते हैं कि पुतिन पे कोई दबाव नहीं है, वो इंटरनली दबाव तो अभी पड़ चुका होगा, क्योंकि जो अटैक यूक्रेन ने किया है वो सिर्फ रूस पे नहीं पर पुतिन पे एक अटैक था। और हमें ये समझना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिक्स में ईगो चीज जो है जब वो आता है तो बाकी बैलेंसिंग फोर्सेस जो है वो कम इम्पैक्ट का होता है। आपने जो बताया,
आपने बताया ये जो टकराव है, और अच्छा कुछ नई तस्वीरें भी हैं, ये बड़ी तबाही की तस्वीरें हैं और अपडेटेड तस्वीरें हम दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं। यूक्रेन ने भारी तबाही झेली है और रूस की तरफ से ये ताकतवर जो अटैक हैं वो अब बढ़ गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पुतिन जो जेलेंस्की से चाहते हैं, यूक्रेन से चाहते हैं, उसके लिए जेलेंस्की तैयार नहीं हुए और ये युद्ध भीषण होता रहा। अब तो मामला यहां तक पहुंच गया है कि अत्याधुनिक हथियारों में, जिसमें एक तो ये जो AI पावर ड्रोन तैयार किया है और अश्निक मिसाइल के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है, यहां तक कि परमाणु हमले तक की धमकी ब्रिजेश सर रूस ने दे दी है। तो क्या अब यूक्रेन का ये अंत नजदीक है, क्योंकि जेलेंस्की झुकेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं? रचना जी, मुझे नहीं लगता है कि जेलेंस्की जब तक नहीं झुकेंगे, जब तक कि उनको सपोर्ट मिलेगा नेटो से। एक वक्त के बाद में इतनी बॉम्बिंग होती है, इतनी डिस्ट्रक्शंस होते हैं। 3.5 साल से हमने देखा रशिया ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, एनर्जी सेक्टर पे, पॉपुलेशन पे इतना हमला किया है, उसके बाद में कोई शायद उनको वो दर्द कम होता है। वो दे हैव गॉट प्रूफ ऑफ द पेन विच द रशियंस आर इन्फिक्टेड। और इस माहौल में हम ये देख रहे थे कि रशिया का थोड़ा पल्ला भारी भी हो रहा है। उन्होंने कर्ड जो एरिया उन्होंने जीता था, यूक्रेन ने उनको हटा दिया। पूरे ईस्टर्न और सदर्न एरिया में जो कब्जा है उसमें उनकी फौजें भी आगे बढ़ रही थी और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर रहे थे। वो कुछ कर सकते थे, जैसे कि रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगाना, दूसरा यूक्रेन को खुले फिर सहायता देना जो उन्होंने बंद करके। तो इस माहौल के बीच में जो 1 तारीख को ड्रोन अटैक जिसका जिक्र भी आया था, जो जेलेंस्की के SBU ने की है, वो काबिल तारीफ है। किसी भी मिलिट्री एनालिस्ट को दुनिया भर में लगेगा कि ये बहुत ही पावरफुल चोट पहुंचाएगी। उसको करने से उनके फौज का, उनके देशवासियों का भी मनोबल बढ़ेगा। और लड़ाई में खाली हथियार से लड़ाई नहीं होती, विल टू फाइट इज लॉट मोर इंपॉर्टेंट। वो ज्यादा एक क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर है। आपका एटीट्यूड क्या है लड़ाई के बारे में, दुश्मन से को हराने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए। तो वो माहौल थोड़ा यूक्रेन में अभी थोड़ा बदला है। जहां तक कि आपने सवाल पूछा न्यूक्लियर आर्म का, तो 2-3 चीज देखना पड़ेगा। इस तरह का तमाचा जो लगाया है पुतिन के चेहरे पे इंडिविजुअली जेलेंस्की या यूक्रेन ने, वो बॉम्बिंग करके, उसके ऊपर लग रहा था कि कुछ रिएक्शन आना चाहिए। जो हार्ड लाइनर्स रशिया कह रहे थे अभी समय है इनको घुस के निपट के न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल। बट शायद वो अच्छी चीज है कि उन्होंने रिस्ट्रेंट भी रखा है। उसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स का जो इस्तेमाल है उससे बहुत सारी रैमिफिकेशंस हैं, बहुत सारी दुनिया भर की रैमिफिकेशन। तो वो शायद कोई भी मैच्योर, रशिया जैसा मैच्योर नेशन, बिकॉज उसके पास सबसे ज्यादा स्टॉक पाइल है और उसको खुद की हानि होगी। तो उस संदर्भ में एक और दूसरा वार्तालाप चल रही है। ये 1 तारीख के हमले के बाद भी पुतिन साहब की खूब लंबी बात चली है ट्रंप साहब के साथ, जिसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अभी पुतिन बदला लेंगे। तो जब वार्तालाप चलती रहती है, क्षति का भय है, तब उसका थोड़ा संदेह, इसका इस्तेमाल करना कम हो जाता है। उससे भी 2-3 चीजें जरूरी हो रही हैं दुनिया में। G7 की मीटिंग इस वीकेंड को है, 14-15 तारीख को। तो G7 के नेटो के 4 बड़े देश सम्मिलित हैं। अमेरिका भी है, ऑफ कोर्स जापान और क्या कहते हैं कनाडा भी है। उसमें भी पुतिन साहब जा रहे हैं। उसमें इस विषय पे मैं समझता हूं जरूर विचार विमर्श हो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले हफ्ते नेटो की मीटिंग है ब्रसेल्स में, तो वो डिसाइड करेंगे। तो नेटो और यूएस की जो टकराव है इस बात पे नहीं है कि रशिया के अगेंस्ट हम लड़ाई करनी है। इस बात पे है कि कितना पैसा, कितना बजट यूरोप खुद खर्च करना चाहता है। रशिया, अमेरिका को लगता है कि यूरोप ने अपना एक्सपेंडिचर डिफेंस का नहीं करके अमेरिका का एक्सपेंडिचर कर, अमेरिका के मत्थे टाल रखा। तो वो उनकी आपस की लड़ाई है, उसमें थोड़ा फर्क भी पड़ा है। हमने देखा जो पोलैंड और रोमानिया छोड़ के जिनका एक्सपेंडिचर करीब 4% ऑफ GDP है, ब्रिटेन ने बढ़ाई है 1.8, 1.9 से 2.5 किया है। जर्मनी भी बढ़ाएगा। तो उस तरह की माहौल में देखते हैं क्या चलेगा। मैं खुद, मेरा मानना है कि इतने थक गए हैं रशिया
और उनके लोग भी जो पुतिन को सपोर्ट करते हैं, ये क्लोज सोसाइटी है। क्या होता पता भी नहीं चलता, और ये तो पता चल गया कि ये इनविंसिबल नहीं है। अगर ये पता चल जाता है और 3.5 साल के बाद में एक स्टेलमेट सा नजर आता है, तो एक वातावरण बन जाता है और लोग नच करते हैं कि आप बात कीजिए, बात कीजिए। तो मैं समझता हूं उस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खाली अच्छी बात डिप्लोमेटिकली यही हुई है कि उन्होंने जो सोल्जर्स हैं 25 साल से कम उम्र के हैं, जिनको ज्यादा चोट लगी है, हताहत, और जो डेड बॉडीज हैं वो एक्सचेंज, कल भी शायद मेरे ख्याल है 1500 इस तरह की बॉडीज एक्सचेंज हुई हैं। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और वी हैव टू बी परमानेंटली लुकिंग एट समथिंग व्हिच इज लेकिन मोर अब पॉजिटिव। शुरुआत से ही एक चीज देख रहे हैं, ना तो पुतिन पीछे हटे हैं, ना ज़ेलेंस्की पीछे हटे हैं। ऐसे में महेश सचदेव जी, ये युद्ध जिस मुहाने पर खड़ा हो गया है, तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 2 देश नहीं बाकी अलग अलग देशों का जो सपोर्ट यूक्रेन के साथ है, अब तो सीधी टक्कर रूस उनसे लेना चाहता है। और ये पुतिन ने अपने अग्रेशन में, अपने इंस्ट्रक्शंस में इशारा दिया भी है। अब ऐसे में अगर कुछ बड़े देश जो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं वो पीछे हटेंगे, तब स्थिति बदलेगी क्या? क्योंकि यूक्रेन को मदद मिलती जा रही है और वो रूस पर अटैक किए जा रहा है। लेकिन ये भी तो सच है ना, 3 साल से ज्यादा हो गए तबाही झेलते झेलते। अब यूक्रेन में तबाह होने के लिए या अस्तित्व को बचाने के लिए बचा क्या है? रचना जी, आपकी बात सच है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि तृतीय विश्व युद्ध की आहट मुझे नहीं सुनाई दे रही है अभी। और इसके कई कारण पिछले वार्तालापकारों ने उजागर किए हैं। और मेरे ख्याल से कोई भी तृतीय विश्व युद्ध को होने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। कोई भी पक्ष, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे नाटो हो या अमेरिका हो, क्योंकि नुकसान सभी देशों का इसमें होना है। दूसरी ओर जो सम्मान की लड़ाई है, जो कि ऐसा हल निकलने की लड़ाई है जिसमें कि दोनों पक्ष अपने जो समर्थक हैं उनको ये कह सकें कि ये 3 साल में जो हमने बलिदान दिए हैं वो जाया नहीं गए हैं, उनसे कोई फायदा हुआ है और हमारी सुरक्षा बढ़ी है। तो ये ऐसा एक फॉर्मूला बना सकना, ये डिप्लोमेटिक चैलेंज है। और पहले चाहे ट्रम्प साहब का ये दम्भ रहा हो कि अगर वो होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होना था, और वो अगर दोबारा चुने गए तो 1 दिन के अंदर अंदर ये युद्ध बंद करा देंगे, वो दम्भ खोखला साबित हुआ है। और जो वार्तालाप के 2-3 चरण हुए हैं, पहला अमेरिका और रूस के बीच में रियाद में हुआ, बाकी 2 इस्तांबुल में हुए हैं, और भी तरह से वार्तालाप की गई है, उसके कोई दूरगामी परिणाम नहीं निकले हैं। तो अभी मेरे ख्याल से ऐसी एक परिस्थिति नहीं बनी है कि दोनों में से कोई पक्ष हार मानने को तैयार हो या समझौते के लिए ऐसी शर्तें प्रस्तावित की जाएं जो ट्रम्प साहब ने की थी। पर वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, उनके पास इतना धैर्य नहीं है कि वो इस तरह से लंबे वार्तालाप के बाद किसी तरह से युद्ध विराम करा सकें। उन्होंने 30 दिन का युद्ध विराम की बात की थी, वो भी संभव नहीं हो पाया है। तो स्थायी युद्ध विराम की परिस्थितियां अभी नहीं बनी। तो ऐसी परिस्थितियों में लगता है कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन चलती रहेगी और कुछ स्पेक्टेकुलर घटनाएं होंगी, अटैक होंगे एक दूसरे के ऊपर, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए और दूसरों को, समर्थकों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये जंग अभी किसी तरफ निर्णायक तौर पे नहीं जा रही। आप कह रहे हैं निर्णायक तौर पर तो ये जंग अभी नहीं जा रही है, यानी कि कोई कंक्लूजन अभी सामने नहीं आ रहा है। एक और बड़ा अपडेट है, यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक हो गया है रूस हर महीने ड्रोन का जखीरा बढ़ा रहा है, और जाहिर सी बात है ये यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हो रहा है। हर महीने लंबी दूरी वाले ड्रोन का उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है रूस। 5000 ड्रोन हर महीने क्रिएट कर रहा है रूस।
यूक्रेन की खुफिया एजेंसी दावा कर रही है। इससे पहले जो अपडेट हमने आपको बताया, वहां AI पावर ड्रोन का तैयार होना और फिर उसे रूस के जरिए यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी करना। और अब देखिए, रूस जो हर महीने ड्रोन का जखीरा बढ़ा रहा है, इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। हर महीने लंबी दूरी वाले ड्रोन जो है वो तैयार रूस के जरिए किए जा रहे हैं। 5000 ड्रोन हर महीने तैयार कर रहा है रूस जो ऑलरेडी ताकतवर है। रूस और यूक्रेन के कंपैरिजन में अगर देखें तो यूक्रेन कहीं छोटा और कम ताकतवर दिखता है, लेकिन नेटो देशों के सपोर्ट से अभी भी इस युद्ध में टिका हुआ है, बना हुआ है। लेकिन रूस एक तरफ तो इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा नुकसान सुधाकरण जी झेला है, देखा है, लेकिन बावजूद इसके अपनी तैयारियां यूक्रेन के खिलाफ हर दिन आगे बढ़ा रहा है, और ये सब कुछ पुतिन के इंस्ट्रक्शंस पर। देखिए, उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप ये बोलेंगे कि हम युद्ध विराम कर लेते हैं तो वो ऐसा देखा जाएगा कि वो रशिया की वीकनेस मानी जाएगी, और रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। और दूसरी बात, यहाँ जो यूक्रेन है उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है नहीं। और रशिया जितना ज्यादा अभी, अगर आप ये युद्ध विराम की अगर बात करेंगे, अगर उसको कोई सीज फायर के लिए उनको नेगोशिएट करना है, तो रशिया का इस टाइम पे अपर हैंड है, और वो बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि वो जो 20% जो जमीन उसने अपने कब्जे में ले रखा है वो यूक्रेन को वापस नहीं देने वाला। यानी कि यूक्रेन को बहुत सारी कंसेशंस देनी पड़ेंगी, और वो कंसेशंस तभी देगा जब एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचेगा। और मेरे हिसाब से निर्णायक मोड़ पे तब पहुंचेगा जब रशियन हथियार जो हैं कीव के कमांड एंड कंट्रोल, विच मींस ज़ेलेंस्की तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये होना मुझे अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है। कमांड एंड कंट्रोल जो उनकी जो टॉप मोस्ट फॉर्मेशन है, उसको डिसमेंटल जब तक रशिया नहीं कर पाएगा, ये जंग चलता रहेगा। क्योंकि वो जो कमांड एंड कंट्रोल है वो इशारे पे चल रहा है वेस्ट का, और वेस्ट का मेन एम ये है रशिया को वीकन करने का। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें ये जीरो सम गेम है। अभी इसमें कोई पीछे नहीं हटने वाला, और इसमें आपको ब्रेक थ्रू, और रशिया को भेजना यूक्रेन के लिए या नेटो के लिए खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अगर नेटो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है जो रशिया के भीतर जाके रशियन कमांड एंड कंट्रोल को डिस्टर्ब करने की अगर कोशिश करेगा, तो आप हाइपरसोनिक वेपन्स और मिसाइल्स जो यूरोप में जाके ये वॉर यूरोप तक पर फैल सकता है, जो नेटो कभी भी नहीं चाहेगा। तो नेटो ये गलती करेगा भी नहीं। तो नेटो जो वेपन सप्लाई करेगा वो ज्यादातर यूक्रेन के जमीन से ही हमला करेगा, और इस वजह से रशिया ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन का गेम खेल रहा है। जैसे धीरे 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 वो जमीन कब्जा कर रहा है, और दूसरा वो हमले पे हमला करके यूक्रेन की जो वॉर वेजिंग मशीनरी है उसको वो निस्ता नाबूद कर रहा है। तो ये ज़ेलेंस्की जितनी जल्दी ये समझ जाएंगे उनके लिए अच्छा है। लेकिन ज़ेलेंस्की खुद एक ऐसे घेरे में बंधे हुए हैं नेटो के और यूएस के अंदर, तो उनके पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो ये फिलहाल तो ये चलता ही रहेगा, ये आगे पीछे चलता ही रहेगा। अगर इन्होंने इससे ज्यादा कोई स्पेक्टाकुलर अटैक्स मैनेज किए हैं रशिया के अंदर, देन फिर एस्केलेशन हो सकता है। वरना ये आपको ड्रोन से आए दिन 40-50 ड्रोन जाके ये हमला जारी रहेगा। आप कह रहे हैं हमला जारी रहेगा, और यहाँ जो जंग की शुरुआत हुई थी वो हमने देखा था कि ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए कहा जा रहा था दिलीप सर कि छोटा सा पिद्दी सा देश है, वो 3 दिन में ही झुक जाएगा। लेकिन फिर 3 महीने हो गए, अब तो 3 साल से ज़्यादा ये वक्त हो गया है। नेटो देशों के हाथों क्या यूक्रेन और ज़ेलेंस्की खेल गए हैं, और क्या अब एस्केप रूट बचा नहीं, यानी कि पीछे जाने का रास्ता बाकी नहीं है क्या? देखिए, दोनों लीडर्स के लिए पीछे जाने का रास्ता अब बंद होते जा रहा है। ज़ेलेंस्की को भी ये पता है कि उस देश के अंदर भी उसके खिलाफ पावर्स है, और उसके सपोर्ट में जो यूरोपियन यूनियन, नेटो और जो अमेरिकन शक्तियां हैं उसके सपोर्ट से ही वो बचा रहा है। पर जैसे कई लोगों ने अभी इस वक्त बताया कि हम सोच रहे हैं कि ये युद्ध जो है ये रूस और
यूक्रेन के बीच में है। पर हमें यह भी याद रखना है कि चाइना का भी यही इंटरेस्ट है कि रूस हल्का सा वीक हो जाए, क्योंकि उनका निगोशिएशन और उनका दोस्ती में भी चाइना को फायदा है कि अगर रशिया में दबाव बढ़ते गया तो हमें समझना है कि ये बैटल अभी चलते रहेंगे। और जो ट्रंप ने भी हाथ बीच में कोशिश किया था क्या सीज फायर का, वो मेरे ख्याल में वो हाथ भी अब हट गया है। तो हमें यही देखना है कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन कितना दूर, कितना रिसोर्सेस और कितना डिस्ट्रक्शन पहुंचाता है दोनों देशों में। जिस तरीके से अभी तक ये सिचुएशन है, इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी है, क्योंकि लगातार ये जो हमले हैं ये दोनों तरफ से बढ़े हैं, दोनों तरफ ही नुकसान की खबर है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ा अपडेट ये भी, रूस यूक्रेन में युद्धबंदियों की अदला बदली को लेकर खबर है। इस्तांबुल में दोनों पक्षों में सहमति भी बनी है। युद्धबंदियों के एक्सचेंज का पहला जो चरण है वो हुआ है। दोनों मुल्क एक दूसरे के घायल सैनिकों को रिहा करेंगे, इस बात पर सहमति बनी है। घायल सैनिकों और मृतकों के शवों की अदला बदली होगी, इस बात का जिक्र अभी हमारे पैनलिस्ट भी कर रहे थे। घायल सैनिकों और मृतकों के जो शव हैं उनकी अदला बदली पर बात बनी है। इस्तांबुल में दोनों पक्षों में सहमति बन गई है और दोनों पक्षों में सहमति इस बात को लेकर कि जो दोनों देशों के जो घायल सैनिक हैं, यानी कि यूक्रेन के सैनिक जो रूस में हैं और रूस के जो सैनिक यूक्रेन में हैं, जो जख्मी हैं, उनका और मृतकों के शवों का अदला बदली करने का जो पहला चरण है उसको लेकर बात बन गई है, सहमति बनी है। लेकिन इस सहमति बनने को किस तरीके से देखें ब्रिजेश सर, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब सीज फायर को लेकर भी बातचीत का दौर चला, जब ये लग रहा था कि शायद ये युद्ध शांत हो जाएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे, लेकिन सब कुछ हवा साबित हुआ। अब अगर इस बात को लेकर, युद्धबंदियों को लेकर, घायल सैनिकों को लेकर, मृतकों को लेकर अदला बदली पर बात बन रही है, तो क्या इसे पॉजिटिव लें? ब्रिजेश सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद आप अनम्यूट हैं। या सॉरी, आप म्यूट ये आपने कहा ये बिल्कुल सही है। हाँ। ये जो युद्ध से इतनी बिटरनेस होती है, इतनी जो 3.5 साल से चल रहा है, इसके इस तरह के जो अदला बदली एक्सचेंज करते हैं वो एक मरहम का काम करती है और इससे लोगों को भी एक क्या कहते हैं संतोष आता है। तो दोनों तरफ के लिए लागू है, रशियन पॉपुलेशन और यूक्रेनियन पॉपुलेशन। और आजकल लीडर्स तो लड़ाई करते हैं, बट कायदे से पूरी जो जन समूह है, जितनी आबादी, जितने लोग हैं, वो सब वॉर एफर्ट में बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं, खासकर इतनी लंबी लड़ाई हो। तो ये जरूर एक पहला कदम है, पहला पॉजिटिव कदम मैं उसको मानता हूँ। और शायद इस तरीके से कांटेक्ट और बढ़े, क्योंकि अभी भी इन दोनों के बीच में कोई रेड क्रॉस वगैरह का कोई वो इंतजाम नहीं है। ये बड़ा अलग तरीके से ये चल रहा है और लंबा खींचा चल रहा है। तो ये एक मैं मानता हूँ कि ये पहला पहल होगा जो हुआ है, जो बड़ी अच्छी बात है। 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है, 2 दफ़ा उन्होंने बदली की है, क्या कहते हैं, प्रिजनर्स को या डेड बॉडीज को या हताहत लोगों को। तो इट्स समथिंग वेरी गुड एंड आई थिंक इट प्रोग्रेस। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरे लड़ाई के बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो रशिया को एंटेगनाइज नहीं करना। इंटरनेशनल पावर प्ले में उनकी लड़ाई चीन के साथ है, जो उनका चैलेंजर है। तो उनकी जितने भी हरकतें हुई हैं, डिस्पाइट पुरानी एनिमोसिटी, वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि वो एक तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 3 दफ़ा लंबी बातचीत हुई है, और दूसरा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जो रशिया के ऊपर कोई क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस हो या कोई प्रतिबंध लगे लड़ाई करने के लिए। तो ये भी एक माहौल है जिसके अंदर शायद हम प्रगति कर पाए। लेकिन हाँ, इसमें बड़ा मुश्किल है, क्या कहते हैं, ये बोलना कि हाँ अभी लड़ाई खत्म होने वाली है या खत्म हो जाएगी कुछ महीने में, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि इतनी क्षति हो रखी है, इतनी थकावट हो रखी है ट्रूप्स में, उनके मिलिट्री के बीच में, उनके स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के बीच में, और उसके अलावा जो प्रेशर है पब्लिक का, डिस्ट्रक्शन हो तो क्या कहते हैं, लोग हताहत हुए हो तो, या फिर लोग जो जख्मी हुए तो इस सब माहौल के बीच में मेरे ख्याल है अभी वो आएगा समय, कहेंगे भाई कोई फायदा नहीं है,
बिकॉज ड्रोन की लड़ाई लड़ाई नहीं होती, इट्स अ लो कॉस्ट ऑप्शन। 1,000 यूरो में एक ड्रोन मिलता है। हम कुछ लोग पहले हम लोग कहते थे अली बाबा से ड्रोन खरीदो, क्या कहते हैं, इंटरनेट पे, और उसमें कुछ चीजें लगाओ, बेचो और फायर कर दो, तो ये तो चलता रहेगा बिकॉज लो कॉस्ट ऑप्शन। तो मैं समझता हूँ कि वो शायद हम उसके आसपास पहुंच गए हैं जी कि इसका इसका अंत अच्छा ही हो, और दुनिया भी थक गई। बिल्कुल, यूक्रेन दुनिया रशिया थक तो गई थक ही गया है। है। हम लोग भी इस पर बात करते हैं, 3 साल से ज्यादा हो गए युद्ध को, और जेलेंस्की न जाने के जिद पर अड़े हैं या फिर पुतिन न जाने के सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट है, रूस और यूक्रेन के युद्धबंदियों के मेडिकल टेस्ट को लेकर अपडेट है। बेलारूस में युद्धबंदियों का मेडिकल किया जा रहा है, सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो रही है। 25 साल से कम उम्र के बंदियों की अदला बदली को लेकर ये जानकारी है। मेडिकल टेस्ट के बाद युद्धबंदी घर भेजे जाएंगे, जो इससे पहले हमने एक पॉजिटिव साइन बताया। दोनों देशों के बीच इसमें सहमति बन गई है। साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके शवों को भी एक्सचेंज किया जाएगा, युद्धबंदियों की अदला बदली होगी, जो घायल सैनिक हैं, सिपाही हैं, उन्हें अब सुपुर्द किया जाएगा, और साथ ही उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा है। मेंटल कंडीशन क्या है उसको लेकर जांच चल रही है। मेडिकल टेस्ट के बाद में इन सभी युद्धबंदियों को घर भेजा जाएगा। रूस और यूक्रेन के युद्धबंदियों का मेडिकल टेस्ट अभी जारी है। बेलारूस में ये मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है, अगर हम इतना दूर बैठे हुए, जिसमें हजारों मील दूर बैठकर अगर हम इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं सुधाकरण जी कि युद्ध के हालात हैं, क्या यूक्रेन पर बीत रही है, क्या फिर रूस का नुकसान यूक्रेन ने किया है, जाहिर सी बात है मेंटल कंडीशन पर असर तो होता होगा फिजिकल चोट के साथ साथ। मेंटल कंडीशन पे असर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अभी ह्यूमनॉइड्स नहीं लड़ रहे, इंसान ही लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल होता है। लेकिन हमें ये ट्रेनिंग भी दी जाती है कि युद्ध के मैदान में जब कोई योद्धा जाता है तो वो अपने मेंटल कंडीशन की चिंता ज्यादा नहीं करता। उसके सामने सिर्फ दुश्मन होता है, लक्ष्य होता है, और उसके सामने वार करने का बस एक जुनून सा होता है। तो ज्यादातर जो सोल्जर्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं। हम जो मामूली इंसान के तुलना में अगर हम देखेंगे तो इन सब बातों की बहुत बड़ी अहमियत होती है, लेकिन युद्ध के मैदान में एक योद्धा के लिए इन सब बातों का, क्योंकि मैं खुद रहा हूं, क्योंकि वहां जाके हमारा माहौल और जो हमारी जो सोच है वो चेंज हो जाता है। हम लगभग 11 महीने डिप्लॉयड थे ऑप पराक्रम में, बिल्कुल लाहौर के पास। तो हर योद्धा का यही रहता है कि एक्शन वाला दिन कब आता है। तो बाकी लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमें अमन चाहिए, शांति चाहिए। तो फौज ना अमन और शांति के मकसद से जाता ही नहीं है युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में एक बार जब कोई फौजी प्रवेश कर जाता है तो फिर उसके बाद वो हार या जीत की बात होती है। तो ये सब बातें मुझे पता नहीं कि मैं इनको मतलब उनके नजरिए से देख के यहाँ पे क्या बोलूं। बेशक मैं थियोरेटिकली कुछ बातें कह सकता हूं, बट मैं खुद भी इन सब चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब लड़ाई हो जाती है तो एक ही चीज है, हार या जीत। और हार या जीत में भी वही है कि हमें अपने मुल्क को कैसे बचाना है, और हम अपने आखिरी सांस तक कैसे लड़के हम अपनी सेवा दे सकते हैं। ये एक अकेला एक प्रोफेशन है जहां पे हम तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, क्योंकि आप किसी को 40-50 हजार में उनकी जिंदगी नहीं खरीद सकते। आप ये कहीं पे भी किसी को अपने जान को दांव पे लगाने का शपथ लेने के लिए किसी को भी नहीं बोल सकते, ना कोई लेता है। तो ये बिल्कुल हिसाब किताब ही अलग है, और इसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तोलना, देखना, समझना, ये एक फ्यूटाइल काम है। ये मेरे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन है, और जो हार जीत का जिक्र किया महेश सचदेव जी, ये हार जीत वाली कंडीशन तो अभी बहुत दूर है ना, और ऐसा बहुत क्लैरिटी के साथ तो शायद ही कभी सामने आ पाए कि हाँ हम हारे या हम जीते। रचना जी, ये बात सच है, और जैसा ग्रुप कैप्टन ने कहा वो भी सच है। लेकिन दूसरी तरफ जो असमंजस की परिस्थिति है, यूक्रेन की आबादी कम है, और उसके जो भौतिक के साथ साथ जो मानवीय नुकसान हुआ है
उसके ऊपर उसका ज़्यादा गहरा असर हो रहा है। और अगर युद्धबंदियों की वापसी होती है या अवशेष मिलते हैं, वापस आते हैं, तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यूक्रेन की जनता पर ज़्यादा होगा। उसके लिए ये अच्छा शगुन माना जाएगा कि उसके राष्ट्रपति ने इस तरह की वार्तालाप करके अपने नौजवानों को प्रिजनर ऑफ वॉर के लेवल से निकाला है और वे अपने देश वापस आ गए हैं अपने परिवार के सदस्यों के बीच और दोबारा से लड़ाई लड़ने के लिए उद्यत हो सकते हैं। तो ये हार जीत से अलग नहीं इसको देखा जा सकता, क्योंकि सैनिक क्षमता के हिसाब से रूस और यूक्रेन के बीच में एक एसिमेट्री है जिसका कि मानवीय पहलू अपनी जगह पर है। और दूसरी ओर जिस तरह से रूस और यूक्रेन के नवयुवकों ने पलायन किया हुआ है अपने देश में, क्योंकि ऑप्शन नहीं बचा ना कुछ। बर्बादी तबाही से घिरे हुए रूस और यूक्रेन, खास तौर से यूक्रेन नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, लग रहा था कि शायद सीज फायर पर बात बन जाएगी, शायद ये युद्ध थम जाएगा तो तबाही थम जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक जरूर हो गया, और ज्यादा भीषण जरूर हो गया। अभी देखना होगा आगे क्या होता है, ज़ेलेंस्की क्या फैसला लेते हैं या पुतिन ये कहर बरपाना कब खत्म करते हैं। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। ब्रिजेश सर, सुधाकरण जी, महेश सर, दिलीप सर, आप सभी का शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लौटेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर